हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए न्यू बैच लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं और इस न्यू बैच के अंदर न्यू डिजिटल बोर्ड पे आपको सब कुछ से दोबारा पढ़ाया जा रहा है। बट दोबारा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमने बहुत सारे चैप्टर्स यानी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। तो अगर आप एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स और मैथ्स 2 की मैं बात कर लूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लूं, आपके पूरे के पूरे एंटायर सब्जेक्ट का एंटायर चैप्टर्स हमने वीडियो के फॉर्म में बना के रखा है। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो। लेट सपोज आपको 9th साइंस का चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है, तो सीधा आप टाइप करो 9th साइंस चैप्टर 15 बाय JR ट्यूटोरियल्स। बस लास्ट में बाय JR ट्यूटोरियल्स लिखोगे तो सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको हमारे अवेलेबल हो जाएंगे और न्यू वीडियोस तो बनी रहे हैं, तो ये तो आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो आज हम लेकर आए हैं 9th साइंस का एक और बेहतरीन न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, स्टडी ऑफ साउंड। जी हां दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे साउंड क्या होता है, कौन कौन से टाइप के साउंड होते हैं, साउंड के अंदर और भी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उसी की वजह से बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है जो कि एक इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक लेक्चर बोल सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा साउंड के बारे में, टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में, और कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड और भी जो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ये सब चीज आज हम आपको सिखाएंगे। और एक लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, एक ऐसा सम जो आपको रियल लाइफ से रिलेट करेगा, उसको देखे बिना मत जाना, लास्ट का वेट कर लेना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है। अब साउंड को एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी आवाज यानी साउंड कैसे आता है, जब वो क्रिएट होता है, और वो साउंड क्रिएट होने के पीछे का रीजन जो होता है वो होता है वाइब्रेशन। यानी अगर हमें बात करूं तो बिना वाइब्रेशन के कोई भी साउंड नहीं निकलेगा। अब आप बोल रहे हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये एक मेरे पास बॉटल है, इसका नाम मैं छुपा देता हूं नहीं तो फिर कोलैबोरेशन हो जाएगा ठीक है, तो ये हमारे पास एक मार्कर है, ये बॉटल है पानी का, इसको मैं मार रहा हूं, देखो मैं माइक के करीब लेके जा रहा हूं, इसको मैं मार रहा हूं। आपको थोड़ा इरिटेटिंग साउंड लग रहा होगा, लेकिन टक 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 आवाज आ रहा है, आप लोग को आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टक 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 जो मैंने आवाज निकाला, ये हुआ क्या कि जैसे ही उस बॉटल को मैंने इस मार्कर से स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, ये जो मार्कर होगा ये एक पर्टिकुलर मटेरियल से बना होगा, ये बॉटल भी एक मटेरियल से बना हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर हीटिंग इसका पार्टिकल इसके पार्टिकल्स को टकरा रहा होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा होगा, पार्टिकल्स के बीच में हो रहा होगा वाइब्रेशन। क्या हो रहा होगा दोस्तों? वाइब्रेशन हो रहा होगा। देखो मैं मार्कर मार रहा हूं, इसमें आवाज आ रही है, आप लोग को आवाज आई? तो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है बोर्ड के पार्टिकल और इसके पार्टिकल के बीच में, एंड वही पार्टिकल्स वाइब्रेट करके क्या क्रिएट कर रहे हैं, साउंड क्रिएट कर रहे हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, हमारा खुद का आवाज जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर कंप्यूटर में सेव हो रहा है, आपके पास अपलोड हो रहा है, यूट्यूब पे आप देख रहे हो। लेकिन एक्चुअल में हम जब भी कोई इंसान से बातें करते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं, या फिर आप कुछ भी बोलते हो, तो आपकी आवाज आपको कानों में सुनाई देती है। ये क्यों देती है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। हमारे गले में लैरिंग्स करके एक ऑर्गन होता है, ये दिख रहा है आपको, ये बाहर निकला हुआ, ये होता है, ये हिस्सा आपका लैरिंग्स होता है, और इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। और वो जो वोकल कॉर्ड होता है, जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी तो लगती है, लेकिन ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके वजह से एक साउंड क्रिएट होता है। लेकिन वो साउंड जो होता है वो एक अलग होता है, और वो साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये, यानी हमारा टंग। यानी अगर कोई इंसान के पास टंग नहीं होता तो वो बोल नहीं पाता। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपनी जीभ को क्या करो, पकड़ लो, जैसे मैं अपनी जीभ को पकड़ रहा हूं, और कुछ भी बोलने की कोशिश करो, जीभ को पकड़ो और कुछ भी बोलने की कोशिश करो, ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो साउंड निकालने का काम कौन करता है? हमारा वोकल कॉर्ड, जो कि लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पीच देने का काम कौन करता है? हमारा टंग करता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो वोकल कॉर्ड है, ये क्या हो रहा है? तो जब हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रहा है, और हमारा जबान, हमारा जीभ अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसको एक स्पीच में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ये चीज मैं बोल रहा हूं, आवाज निकल रही है, लेकिन मेरे कान तक सुनाई कैसे दे रहा है? इसके पीछे भी एक वाइब्रेशन और एक साइंस है। क्या है कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं या फिर कहीं से भी कोई भी आवाज आ रही है, जैसे मैंने टक टक की आवाज बताई, तो आवाज कहीं से भी आ रही है तो वो वाइब्रेट होकर साउंड क्रिएट हो रहा है। लेकिन ईयर में भी अंदर होता है कान के पर्दे, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, वो भी एक पर्दा होता है। तो जैसे ही साउंड निकलता है, तो साउंड हमेशा निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हमेशा याद रखना, कोई भी साउंड वेव्स
कोई भी साउंड एक वेव्स के फॉर्म में निकलता है, जैसे हमारी लहर होती है, लहरें आपको पता है समुद्र की कैसे जाती हैं, वैसे ही साउंड भी निकलता है। जो मैं अभी बोल रहा हूं तो वो साउंड भी कैसे निकल रहा होगा, इस प्रकार से निकल रहा होगा। लेकिन जैसे वो कोई भी तरीके से साउंड निकले वो हमारे कान तक जाता है, वो साउंड जाके उस ईयर ड्रम पे, उस पर्दे पे टकराता है। हमारा जो पर्दा है ईयर का, ईयर ड्रम, वो वाइब्रेट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है कोचलिया करके एक ऑर्गन, वो कोचलिया कनेक्टेड होता है ब्रेन से, और जैसे ही वो साउंड को मतलब पढ़ता है, वाइब्रेट होता है, तो वो उसको इंफॉर्मेशन कैरी करके वो ब्रेन तक भेजता है, और ब्रेन फिर एनालाइज करता है कि अच्छा ये साउंड का मतलब क्या है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं, साउंड है एक तरीके का, ये मैं बोल रहा हूं वो क्या है, एक तरीके का साउंड है, लेकिन हमारा दिमाग उसको समझ पा रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं, आप क्या सुन रहे हो। ये चीज आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया साउंड? तो साउंड क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मतलब साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्रिएट करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हमारे कानों में एक सेंसेशन क्रिएट करता है जिससे हम सुन पाते हैं। और ये जो एनर्जी है ये किसके फॉर्म में होता है? वेव्स के फॉर्म में होता है, जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया। ठीक है, ओके। अब कोई भी साउंड को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? साउंड को प्रोपैगेट होने के लिए, प्रोपैगेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, फैलना, तो साउंड को प्रोपैगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, यानी अ मीडियम इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी फॉर द प्रोपैगेशन ऑफ साउंड वेव। जैसे मान लो कि साउंड वेव तो निकल गया, मेरे मुंह से मैंने साउंड निकाल लिया, इस बॉटल को टकरा के मैंने साउंड वेव निकाला, लेकिन ये साउंड फैलेगा कैसे? उसके लिए एक मीडियम चाहिए। और आपको पता है मीडियम 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो या तो वो सॉलिड मीडियम हो सकता है, यानी पूरा सॉलिड चीज है, या तो वो एक लिक्विड मीडियम यानी पानी वाला मीडियम है, लिक्विड, या तो गैसियस मीडियम होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउंड बहुत अच्छे से ट्रैवल करता है गैसियस मीडियम में। और यहां पे जितने भी मतलब रूम है या फिर हम जब भी जहां भी बात करते हैं वहां पे सब जगह हवा प्रेजेंट होता है और एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या है? एक गैसियस मीडियम है। तो जो भी हम बोलते हैं वो साउंड वेव्स क्या हो रहा है? इस एयर के मीडियम में पास हो रहे हैं और प्रोपैगेट होकर अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जिससे वो जो आवाज है वो हमारे कान तक पहुंचता है और हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई भी मीडियम वहां पे प्रेजेंट ना हो, यानी ना तो सॉलिड, ना तो लिक्विड, ना तो गैसेस, ऐसा कोई मीडियम हो सकता है क्या? यस, देयर इज ए मीडियम विच इज कॉल्ड एज द वैक्यूम, यानी स्पेस। स्पेस मतलब खाली जगह, वॉइड, कुछ नहीं है वहां पे, ना हवा है, ना पानी है, ना कुछ है, जिसको बोलते हैं स्पेस। जैसे कि हमारे अर्थ के बाहर हम चले जाते हैं तो वहां पे स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस, वैक्यूम। अगर मैं वहां से हवा खींच के निकाल दूं और उस वैक्यूम के अंदर मैं कितना भी जोर से चिल्ला लूं आपको सुनाई नहीं देगा। यानी मान लो एक कमरा है, उस कमरे में कोई भी हवा प्रेजेंट नहीं है, यानी वैक्यूम बन गया है पूरा। क्या बन गया है? वैक्यूम बन गया है। तो मैं चाहे कितनी जोर से भी चिल्ला लूं, चाहे मैं कितना भी ज्यादा हॉर्न मार लूं किसी चीज का लाके, तो भी आपको वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई भी आवाज को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपैगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की, याद रखना। ठीक है, अब ये जो साउंड वेव्स की हम बात कर रहे हैं, इट इज गिव राइज टू ए चेन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये इसका मतलब क्या है कि जो भी साउंड वेव्स होता है ये जनरल तौर पे क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन करता है। ठीक है ना, कंपैरेटिवली क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है। इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ कंटिन्यूअसली बनाता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन करता है। कंप्रेशन क्या होता है? प्लेस ऑफ ए हायर डेंसिटी, पार्टिकल्स के पास हायर डेंसिटी आ जाता है, और रेयरफैक्शन मतलब प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी, जहां पे पार्टिकल्स के पास लो डेंसिटी आ जाता है कोई भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑक्सीलेट अबाउट देयर सेंट्रल और मीन पोजीशन। जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, अपने ही मीन पोजीशन में ऑक्सीलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इन डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपैगेशन ऑफ द वेव। किसके डायरेक्शन में? पैरेलल टू द प्रोपैगेशन ऑफ द वेव्स। अगर मैं इसका डायग्राम भी दिखाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो कि ये मेरा वेव है, तो उसके पैरेलल में, जैसे ये दिख रहा है, ये पैरेलल टू द प्रोपैगेशन, यानी आगे बढ़ रहा है लेकिन पैरेलल जा रहा है प्रोपैगेशन ऑफ वेव्स में। तो इस टाइप के प्रोपैगेशन ऑफ वेव को कहा जाता है, ऐसे वेव को कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव पैरेलल टू द, किसके? पैरेलल टू द प्रोपैगेशन ऑफ द वेव। जैसे जैसे वेव्स आगे बढ़ते हैं, प्रोपैगेट होते हैं, उसके पैरेलल ही वो चलते रहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो ये हो गया पहला टाइप का वेव जिसको लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है। एक और टाइप का वेव्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो वेव्स क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन इन स्टिल वाटर। आपने देखा एक पानी है, रुका हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर गिराओ, तो पत्थर जैसे आप गिराओगे, अगर आप देखोगे तो पत्थर जैसे गिराओगे तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स क्रिएट होंगे। आप पता फैलता है ऐसा, कभी पत्थर गिरा के देखना, छोटा सा एक पत्थर गिराओगे पानी में तो ऐसा सर्कल्स निकलेंगे। करेक्ट है? तो क्या हो जाएगा? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑक्सीलेट अप एंड डाउन। तो जो भी पार्टिकल्स रहेंगे पानी के, पहले तो पत्थर डालने के बाद वो अप डाउन क्या करेंगे? अप डाउन वो वाइब्रेट करेंगे या फिर ऑक्सीलेट करेंगे, और ये जो ऑक्सीलेशंस होगा ये क्या होगा?
उस पर्टिकुलर प्रोपैगेशन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पानी का जो ड्रॉपलेट्स है वो पहले तो वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट कर रहा है मतलब परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है, तो वो परपेंडिकुलर अगर कोई भी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपैगेशन ऑफ वेव के हिसाब से करेगा तो ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी दो टाइप के वेव्स है, एक तो ये है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जिसमें आपका जो भी ऑक्सीलेशंस है या फिर जो भी वाइब्रेशन है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव या फिर पैरेलल टू द प्रोपैगेशन ऑफ वेव होता है। और अगर कोई भी वेव के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर प्रोपैगेशन के अंदर अगर परपेंडिकुलर टू द प्रोपैगेशन ऑफ वेव हो रहा है, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ऑक्सीलेट्स कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ गया? दो टाइप का वेव होता है, ठीक है। कौन सा वेव? परपेंडिकुलर, किसका हो गया? ट्रांसवर्स वेव और परपेंडिकुलर वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, माफ करना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स होगा और लॉन्जिट्यूडनल पैरेलल होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, तो अगला है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेव होता है, जैसे मान लो कि यहां पे मेरा एक वेव मैंने बना रखा है। देखो मैंने वो पार्टिकल्स का जो बताया था चेंज इन डेंसिटी कैसा करता है, लाउड स्पीकर है तो उसमें आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कर रहा है, बराबर। कॉम्प्रेशन फिर रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन फिर रेयरफैक्शन, ठीक है ना। फिर कॉम्प्रेशन फिर रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कंटिन्यूअसली कर रहा है। तो ये वेव से जो है वो लाउड स्पीकर से निकल के ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहां पे सोचने वाली बात क्या है कि वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। जैसे मान लो कि मेरे पास वेव्स में एक ये पॉइंट है और एक ये वेव पॉइंट है, तो सेम करस्पॉन्डिंग जगह पे होना चाहिए। मतलब यहां पे प्रेजेंट आपको पता है क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, तो ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये ट्रफ हो गया। तो कोई भी दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया या फिर कोई भी दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, उस डिस्टेंस को वेव के ऊपर, उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। तो या तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के ऊपर, या तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के ऊपर जो पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या तो कोई दोनों एडजेसेंट यानी बगल बगल के ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वेव के अंदर, उसको ही बोला जाता है वेवलेंथ। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। इसको बोलते हैं लैम्डा, उल्टा वाई बना देने का, इसको बोलते हैं लैम्डा। एक साइंटिस्ट था, उसने अपना नाम दे दिया लैम्डा करके, तो इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो लैम्डा इज नथिंग बट द वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ क्या होता है? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो अगर आप डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे तो कोई भी मैक्सिमम डिस्टेंस एट ए पॉइंट ऑन ए वेव और वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फ्रॉम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो बीच का लाइन दिख रहा है ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है। तो यहां से अगर कोई मैक्सिमम हाइट तक गया, यहां तक गया, फिर यहां से आया, फिर यहां तक गया, यानी मैक्सिमम हाइट यहां पे भी है और ये वाला जो है ये भी उसका क्या है? मैक्सिमम हाइट है। तो जो उसका मैक्सिमम हाइट जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कोई पॉइंट का मीन डिस्टेंस है यानी उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उस मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इट डिटरमाइंस द लाउडनेस। वो क्या बताता है? लाउडनेस, कि कोई आवाज कितना जोर से होगा या फिर कितना धीरे होगा। तो लाउडनेस जो है, जो स्ट्रेंथ है, जो उसका लाउडनेस है, वो कौन बताता है? एम्पलीट्यूड बताता है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे जगह पे एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है जो कि आवाज को एम्पलीफाई करता है। समझ में आया? एम्पलीफायर आपको पता है ना, जब डीजे बजते हैं तो एम्पलीफायर्स होते हैं। डीजे मतलब डीजे एक अलग सिस्टम हो गया, लेकिन नॉर्मली गाना वगैरह जो बजाते हैं तो उसमें एम्पलीफायर होता है, आपने देखा होगा। तो आवाज को एम्पलीफाई कर सकते हैं, और एम्पलीफाई का मतलब उसके साउंड को बढ़ा देना, उसके लाउडनेस को बढ़ा देना। दैट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया? तीसरा एक चीज है जो कि है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास बाय ईच सेकेंड, यानी कि कितने सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास बाय ईच सेकंड, हर सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं। मान लो यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां गया तो एक वेव हुआ, तो एक वेव पास हुआ, दूसरा वेव पास हुआ, एक सेकंड खत्म हुआ, तो एक सेकंड में कितने वेव पास हुए, वो क्या बताता है? आपका फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी यानी कितने हुए, एक सेकंड में कितने वेव्स पास हुए, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो होगा फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू जो भी आएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो आएगा, तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? पिच ऑफ द साउंड, यानी कोई भी साउंड का पिच कैसा रहेगा। पिच मतलब होते ना, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी आवाज मोटी लग रही होगी आपको, और थोड़ा सा मोटा करोगे, मेरी आवाज आपको बहुत ज्यादा मोटी लग रही होगी। मैं क्या कर रहा हूं? पिच बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? पिच बढ़ा रहा हूं। आवाज पतली भी हो सकती है, पिच बढ़ा रहा हूं, आवाज मेरी पतली भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी बताता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ
साइकिल्स और वेव, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव्स पर सेकंड के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू, इसको न्यू कहा जाता है। ये सिंबल कैसे बनाते हैं पता है? ऐसा लेने का, वी जैसा बनाने का और थोड़ा सा ऐसा मोड़ देने का, ऐसा लेने का, वी जैसा बनाने का और थोड़ा सा मोड़ देने का, इसको बोलते हैं न्यू। और इसको फ्रीक्वेंसी को इस लेटर से डिनोट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। फॉर्मूला याद रखना, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट व्हाट? द टाइम टेकन फॉर वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन करने के लिए कितना समय लगता है प्रेशर और डेंसिटी का एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय टी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। समझ में आया? बहुत ज्यादा सिंपल है, क्लियर? ओके, आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ये क्या चीज है भाई? वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? यानी साउंड की भी स्पीड होती है। यस, जैसे हम लोग गाड़ी की स्पीड बोलते हैं, बचपन में भी हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में। वैसे ही हमारा जो साउंड है उसकी भी एक स्पीड होती है। तो उसको कैसे पता करेंगे? तो जो डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे हम लोग को पता है स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव, यानी एक वेव में जो पॉइंट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, वही होएगा आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड। मतलब सेम डेफिनेशन जो हमने बचपन से पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। तो यहां पे भी वही है कि कोई भी वेव के अंदर जो पार्टिकल होगा, जो पॉइंट होगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने पर्टिकुलर टाइम में, दैट डिटरमाइंस द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने बहुत पहले से बचपन से पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट, साउंड वेव्स की जब मैं बात करूंगा, तो साउंड वेव्स में जो मेरा डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट द पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस ऑफ क्रेस्ट और वी कैन से ट्रफ। तो वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो मतलब जो यहां पे डिस्टेंस है, नॉर्मल फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है, वो इस वेव के केस में क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा उसका वेव का लेंथ, यानी वेवलेंथ हो जाएगा। और जो टाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। तो मतलब इसके अकॉर्डिंगली मैं बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, वेवलेंथ के लिए लैम्बडा यूज करते हैं और टाइम पीरियड के लिए टी, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। दिस विल बी माय फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ और टाइम पीरियड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। मेनली हम इससे इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल गया। ओके, अब एक फॉर्मूला है, जैसा कि मुझे पता है कि 1 अपॉन टी, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें 1 अपॉन टी भी है, देखो यहां पे। तो v इज इक्वल टू, देखो यहां पे देखना, यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? v इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी लिख सकता हूं। तो जिसमें ये 1 अपॉन टी जो दिख रहा है, 1 अपॉन टी मेरे लिए होता है फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू, यानी कि इसके जगह पे मैं न्यू लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय न्यू, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है मेरे लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। समझ में आया? यानी कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो उस फ्रीक्वेंसी को बस वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपना वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा। और अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आपको वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड करना है, तो भी आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको मिल जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। क्लियर हो गया? चलते हैं एक आखिरी चीज। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया बच्चा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि यार वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे कैसे। तो एक क्वेश्चन है, यहां पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि जो नीता है इसने सुना एक साउंड। क्या बोल रहा है कि नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली चमकती है ना, उसका। तो नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग आफ्टर 4 सेकंड। जैसे हम लोग आसमान में देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, बारिश के दिनों में जब बिजली चमकती है तो बिजली तो हमें दिखाई दे देती है, लेकिन उसके लगभग 4-5 सेकंड के बाद हमें साउंड सुनाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है। तो लाइट की स्पीड ज्यादा होती है तो उसको हमारे पास पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कम समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, तो लाइट फटाक से हमको दिखाई दे दिया। लेकिन साउंड को हमारे पास पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है। ये चीज बेसिक तौर पे याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है कि लाइटनिंग होने के 4 सेकंड के बाद उसको दिखाई दिया, तो हमें पूछा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग फ्रॉम हर, यानी हमारे से, वो लड़की जो थी उससे वो जो लाइटनिंग था वो कितनी दूरी पे था, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है, जो कि पता होना भी चाहिए, गिवन। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चा? गिवन लिखते हैं। क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? गिवन।
गिवन मतलब क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमें दिया हुआ है दैट इज आफ्टर 4 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है हमें, जिसको हम लोग बोलते हैं टी। कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम अर्थ। तो एक चीज तो मुझे पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एक वैल्यू होता है, जैसे आपको बता देता इंफॉर्मेशन के लिए, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं हो सकता। तो 3 × 10⁸ मतलब सोचो कितना ज्यादा, 30 लाख किलोमीटर पर, 30 लाख से भी शायद ज्यादा किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में इतना ट्रैवल करता है। वैसे ही स्पीड ऑफ साउंड भी होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है या फिर वैल्यू जो होता है वो होता है 340 से लेके 344 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में, माफ करना, हम इस कंडीशन में क्या लेंगे? स्पीड ऑफ साउंड लेंगे। तो मुझे पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो हवा में होता है वो कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने मान लिया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो 340 पर सेकेंड है। टाइम यहां पे 4 सेकेंड दिया हुआ है। हमें क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस निकाल के बताओ। हमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकाल के दिखाओ कि कितना दूर पे वो लाइटनिंग हुआ, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वेव के केस में, वेव्स का चल रहा है बात, तो वेव्स के केस में डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इज नथिंग बट वेवलेंथ, यानी हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है बच्चा? लैम्बडा निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है? लैम्बडा निकालना है इन शॉर्ट। एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, इसमें मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर मैं बोल सकता हूं वेवलेंथ, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला मैं जानता हूं, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। तो v का मुझे वैल्यू पता है जो कि 340। ठीक है, v का वैल्यू मैं जानता हूं ना बच्चा, v का वैल्यू क्या है मेरे पास? 340 दिया हुआ है, v का वैल्यू 340 है। लैम्बडा मुझे पता नहीं है, टाइम मुझे पता है जो कि 4 सेकंड। ठीक है, तो यहां से मैं लैम्बडा निकाल सकता हूं। तो लैम्बडा इज नथिंग बट, कैलकुलेट करो, ये 340 के साथ 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखो लैम्बडा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 340 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 0 हो जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी 4 3 12 13, 1360। क्या होता है? लैम्बडा जो होता है, हमेशा याद रखना, जो डिस्टेंस होता है, जो लैम्बडा जो होता है वो हमेशा एमस्ट्रॉन्ग में मेजर किया जाता है, लेकिन यहां पे हम लोग को दिया है 4 सेकंड, तो सेकंड्स दिया है, तो हम हर एक चीज मीटर के हिसाब से लेंगे, मीटर पर सेकंड, तो यहां पे ये मीटर हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ गया कि जो नीता लड़की थी उससे जो लाइटनिंग हुआ वो कितना दूर पे था? 1360 मीटर, यानी 1.3 किलोमीटर के आसपास वो दूर था। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग दोस्तों एंड करते हैं, जिसमें हम आपको हर एक चीज समझा चुके हैं कि क्या होता है साउंड, कैसे ओरिजिनेट होता है, टाइप्स ऑफ साउंड क्या होते हैं, कौन कौन से अंदर वेव्स निकलते हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, उसका वेवलेंथ हो गया, और उसी के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।